नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात इजराइल और ईरान को लेकर हम करने वाले हैं कि अब पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इजराइल के ऊपर हैं कि इजराइल कैसे जवाब ईरान को देता है। इस बीच G7 देशों की समिट हो चुकी है और G7 देशों ने समर्थन सीधे तौर पर इजराइल को जताया है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। इससे भी आगे बढ़कर एक और अहम चीज हुई है। फ्रांस ने अपने नागरिकों से फ्रांस छोड़ने के लिए कह दिया है। इसको लेकर डिटेल से आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही में बात एक और अहम मुद्दा है जिसको लेकर आज हम करेंगे। जाकिर नाइक जो हैं वो पाकिस्तान में है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। कट्टरपंथियों का गढ़ क्यों पाकिस्तान बनता जा रहा है और इसका आने वाले वक्त में भारत और उस पाकिस्तान के दूसरे पड़ोसी उसमें अफगानिस्तान को भी हम जोड़ सकते हैं, क्या असर होने वाला है, इस पर भी डिटेल से आगे बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान से बदला लेने को तैयार इजराइल, अमेरिका की इजराइल को नसीहत। परमाणु ठिकानों पर हमला ना करे IDF, बाइडेन बोले। फ्रांस ने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा। ईरान से बदला लेने को तैयार इजराइल, अमेरिका की इजराइल को नसीहत। परमाणु ठिकानों पर हमला ना करे IDF, बाइडेन ने कहा। ईरान से बदला लेने को तैयार इजराइल। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए ताकि क्या पूरी जानकारी है वो एक बार साझा करें, उसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। डिटेल से पूरी खबर को समझ लेते हैं। इस वक्त क्या कुछ ईरान इजराइल में चल रहा है। हिजबुल्लाह और ईरान के इजराइल के बीच टेंशन बढ़ी हुई है। हिजबुल्लाह ने 100 रॉकेट दागे। दक्षिण लेबनान में घुसी IDF, नसरुल्लाह का आज जनाजा निकला। सीरिया पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, IDF के 8 जवानों की मौत हुई। लेबनान में हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। लेकिन क्या इजराइल ईरान में जंग होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। IDF कर रही ऑपरेशन की तैयारी। ईरान को 48 घंटों में जवाब दे सकता है इजराइल। परमाणु साइट निशाना हो सकती है। खामेनी और पजिश्कियान पर भी इस वक्त कह सकते हैं IDF मोसाद की नजर है। तेल रिफाइनरी और IRG जो है वो भी निशाने पर हो सकते हैं। G7 देशों ने अहम मीटिंग बुलाई। इजराइल को बिना शर्त G7 देशों ने समर्थन की बात कही है। तो इस मुद्दे को समझना होगा क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि इजराइल और हमास, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, इजराइल और हुती के बीच जंग चल रही थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल और ईरान अब खुलकर आमने सामने हैं और इजराइल के पीछे G7 भी खड़ा हो चुका है। तो क्या यह जंग मिडिल ईस्ट में फैलने वाली है और क्या इजराइल एक बड़ा पलटवार ईरान के ऊपर कर सकता है, यह समझना होगा। समझाने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। कर्नल जय सोडी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार भी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। जय हिंद आपको भी, थैंक यू समय देने के लिए। शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत कर्नल जय सोडी सर मैं आपके साथ करना चाहूंगा। कर्नल सोडी सर, कैसे मौजूदा हालात को देखें। 180 से ज्यादा मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर हमला किया। तमाम तस्वीरें सामने आई जहां पर दिखा कि काफी बड़े बड़े गड्ढे इजराइल की जमीन पर हो चुके हैं और उसके बाद अब कयास इस बात के हैं कि इजराइल एक जबरदस्त पलटवार कर सकता है। अमेरिका और G7 तमाम इजराइल के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। क्या यह जंग मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रही है? क्या पहली बार इजराइल वर्सेस ईरान होने वाला है सर? राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका पे 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर अटैक हुआ, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को फोन किया और तब विंस्टन चर्चिल की मीटिंग चल रही थी
अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पेशल एडवाइजर एवरिल हैरीमैन से और अमेरिकी राजदूत जो ग्रेट ब्रिटेन के हैं थे जॉन गिलबर्ट विनैन में के साथ। इस मीटिंग में विंस्टन चर्चिल ने दबाव डाला कि अमेरिका को विश्व युद्ध दूसरे में हिस्सा लेना चाहिए और आगे समय में यह हुआ। ऐसा ही कुछ बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी तरह अमेरिका इस युद्ध में आ जाए, ताकि जो ये लंबा युद्ध अब इजराइल कर रहा है, चाहे हमास से, चाहे हिजबुल्लाह से, चाहे सीरिया से, और अब जो ईरान पर उसने हमले किए जिससे उसे जवाबी हमला मिला, ये क्षेत्रीय युद्ध में आस्ता आस्ता कन्वर्ट हो रहा है। और क्षेत्रीय युद्ध में अगर ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया तो इजराइल जानता है कि जब तक अमेरिका बीच में नहीं कूदेगा, इजराइल के लिए लंबे समय के लिए ये युद्ध लड़ना बहुत मुश्किल होगा। और जो ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पे जवाबी हमला किया, ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी एक संदेश में कहा कि अगर अब इजराइल ने वापसी जवाब दिया तो हम इससे भी करारा जवाब देंगे। यानी कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो पूरे ये बन रहे हैं कि मध्य पूर्व में एक क्षेत्रीय युद्ध होगा अगर इजराइल ने ईरान पे वापसी जवाबी हमला दिया तो। जी करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, नेतन्याहू ने एक मैसेज दिया ईरान के नाम। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपील की कि आप इस सत्ता को उखाड़िए, आप इन ये जो जुल्म कर रहे हैं इनके अधीन क्यों है। इस बीच G7 की मीटिंग और अमेरिका का G7 का खुलकर इजराइल के समर्थन में आ जाना, अमेरिका का ये कहना कि ईरान के परमाणु संस्थानों पर हमला ना करें, क्या एक रिजीम चेंज की यहाँ पे सोच हो सकती है कि अमेरिका ये चाह रहा हो, जिस प्रकार से बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, जिस प्रकार से पाकिस्तान में तख्ता पलट किया, अब खामनेई का नंबर हो, क्योंकि रईसी रास्ते से आउट हो चुके हैं और जो उनके विदेश मंत्री थे जो काफी कट्टर थे उनको भी रास्ते से हटाया जा चुका है। तो क्या अब सत्ता रिजीम चेंज की सोच सकते हैं ये देश या उस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए राजेश जी, अमेरिका की रणनीति विभिन्न देशों में सत्ता परिवर्तन की रही है। ये कोई नई रणनीति नहीं है अमेरिका की, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन के चक्कर में उस देश में क्योस क्रिएट हो जाता है, व्यवस्था बढ़ जाती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो या दूसरी जगह। शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन इन देशों में नहीं होती है। बांग्लादेश में उतनी हिंसा नहीं हुई, रिलेटिवली शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन होके चुनाव होके हो सकता है स्थायित्व आ जाए। लेकिन ईरान के केस में अगर हम देखें तो इजराइल लंबे समय से स्थिति को एस्केलेट करने में लगा हुआ था, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश जो इजराइल के सहयोगी हैं वो सीज फायर के लिए कह रहे थे, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, वो शांति की बात कर रहे थे, साथ में ये भी कह रहे थे कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट है। तो इजराइल ये चाहता था कि अमेरिका जैसे देश को किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाए। उस स्ट्रेटेजी में इजराइल मुझे सफल होता लग रहा है, क्योंकि ईरान ने लंबे समय तक अपने एक तरह का रेस्ट्रेंट रखा, क्योंकि जब अप्रैल में इजरायली एम्बेसी में जो अमेरिका इसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो ऑफिस था पे अटैक करके बहुत से ईरानियों को मार दिया था दमस्कस में, तब से ये लग रहा था कि ईरान बदला लेगा। फिर हानिया की हत्या हुई तो तब ये निश्चित हो रहा था कि ईरान बदला लेगा। फिर भी ईरान मेरे ख्याल से चीन और रशिया के कहने से संयम बरत रहा था। लेकिन अब इजराइल को अल्टीमेटली ये ईरान को ये निर्णय लेना पड़ा है जो कि इजराइल लंबे समय से चाह रहा था। तो अब इजरायली जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो हिजबुल्लाह को भी पेनिट्रेट कर चुके हैं और ईरान का जो सिस्टम है, गवर्नेंस है, उसमें भी मुझे लगता है कि ईरान की इंटेलिजेंस पेनिट्रेट कर चुकी है, क्योंकि हानिया की हत्या उसी का परिणाम था। अगर इजरायली एजेंसी पेनिट्रेट नहीं करती ईरान के आंतरिक सिस्टम को तो हानिया की हत्या नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में रिजीम चेंज का प्रयास तो हो सकता है,
लेकिन इस संदर्भ मैं में क्योंकि मैं हम करोड़ी सिंह जी, अगर मैं इस एंगल से चीजों को, करोड़ी सिंह जी माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से ईरान में हिजाब के खिलाफ उबाल आया, लोग सड़कों पे उतरे, एक चीज तो साफ है कि खामनेई जिस तरीके से ईरान को चला रहे हैं, ईरान की आवाम उससे खुश नहीं है। वो तो ताकत है IRG की, जिसके दम पर वो बने हुए हैं, और अमेरिका यही चाहता है, इजराइल यही चाहता है कि खामनेई के खिलाफ जो एक जन भावनाएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, इनको हटाया जाए। देखिए ये निश्चित रूप से होगा, क्योंकि देखिए राजेश जी, आधुनिकीकरण का जो एक तरह का बहाव चल रहा है, वेव चल रहा है, तो उसमें चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, स्वतंत्रता चाहते हैं, और कोई भी राज्य या सरकार अगर ऑपरेसिव होता है तो उसके अगेंस्ट में आवाज उठती है। तो ये प्रजातंत्रीकरण की जो प्रक्रिया है उससे ईरान अछूता नहीं रह सकता। आप आवाम को बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना के बॉर्डर सील करके नहीं रख सकते। तो दुनिया में जो प्रवृत्ति चल रही है उसका प्रभाव ईरान में है, लेकिन जब इजराइल उस पर अटैक करेगा या अमेरिका अटैक करेगा तो एक राष्ट्रवाद का भाव भी जागृत हो सकता है। क्योंकि देखिए सेनाएं बॉर्डर पे लड़ती हैं, सेनाएं सफल होती हैं, और जहां भी कितना ही बड़ा देश हो, कितनी बड़ी सेना हो, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में सेना का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो कभी सफल नहीं रहा है। न तो उस देश में कभी शांति हो पाई और न वो सेनाएं उस देश को जीत पाई। तो इस आधार पे अगर होगा ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन, वो आंतरिक तरीके से ही हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि सत्ता परिवर्तन होगा। उसकी जगह राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सकती है। जी राजेश जी, चलिए मैं आता हूं आपके पास। कर्नल सोडी सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूंगा, लेकिन साथ ही में मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि जब से इजराइल और हमास की जंग पिछले 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, तब से जिस जिस बात के लिए अमेरिका ने मना किया है, 24 घंटे बाद इजराइल ने उसी पर निशाना साधा है। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। तो क्या अमेरिका की तरफ से, बाइडेन की तरफ से ये कहना कि न्यूक्लियर साइट की तरफ मत जाना, वहां पर अटैक नहीं करना, क्या एक किस्म से संकेत है कि हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं, यहां निशाना साधो? और क्या वाकई में इजराइल इतना बड़ा कदम उठा सकता है सर? राजेश जी, जो भी इजराइल ने 7 अक्टूबर से किया है, चाहे गाजा पट्टी में, चाहे लेबनान में, चाहे सीरिया में, या चाहे ईरान पे भी जो उसने हमले किए, ये सब अमेरिका की सोची समझी रणनीति के तहत है। अमेरिका के अप्रूवल के साथ इजराइल ने किया है। इजराइल में अपने आप हिम्मत नहीं है, हिमाकत नहीं है कि वो कोई ऐसा कदम ले ले जिसमें अमेरिका की हामी ना हो। अमेरिका एक मुखौटा देश है, बोलता कुछ और है, पीछे करता कुछ और है। अमेरिका जानता है कि अगर इजराइल ये जंग हार गया और ईरान और उसके प्रॉक्सी ये जंग जीत गए, तो अगला जो निशाना होगा वो होगा यूरोप, क्योंकि इजराइल को गेटवे टू यूरोप माना जाता है। इसलिए अमेरिका किसी भी हालत में इजराइल की मदद करेगा, बेशुमार पैसा हथियार देगा, लेकिन ऊपर ऊपर कहता रहेगा हमें शांति चाहिए, हमें सीज फायर चाहिए, ये युद्ध नहीं होने चाहिए। लेकिन अंदर से इजराइल और अमेरिका पूरा एक है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो इजराइल ने हसन नसरल्लाह को मारा, उसकी सेकंड टू सेकंड इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट थी मूवमेंट्स की, वो अमेरिका दे रहा था इजराइल को, क्योंकि इजराइल के पास अपनी क्षमता तो है, लेकिन इतने हाई लेवल पे प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए उसे अमेरिका ने पूरी मदद की। ऐसे अमेरिका ने मदद की जब इजराइल ने ईरान में इस्माइल हानिये को मारा 31 जुलाई को। तो अंदर से इजराइल और अमेरिका पूरे एक हैं, ऊपर से अलग अलग बयान दे दे, लेकिन अंदर से दोनों एक है। जी, लेकिन कर्नल सोडी सर, क्या इजराइल ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसकी तरफ जा सकता है? क्योंकि हाल ही में जब ईरान ने हमला किया था और इजराइल की एक मिसाइल, कहा जाता है कि बिल्कुल न्यूक्लियर साइट के बगल में जहां पर S-300 लगाया हुआ था, वहां पर तक पहुंच गई थी। तो क्या वो एक मैसेज था? और आने वाले वक्त में, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार ना हो, तो क्या ये मौका मिल रहा है इस वक्त दोनों देशों को? राजेश जी, आपने सही फरमाया। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द मध्य पूर्व में है कि जिस दिन ईरान के पास
एक परमाणु बम आ गया, पूरा जो डायनामिक्स है मिडिल ईस्ट का वो बदल जाएगा। हालांकि अनऑफिशियल तरीके से ये माना जा रहा है कि ईरान के पास परमाणु बम है, लेकिन अभी तक इसके ऑफिशियल तरीके से पुख्ता नहीं हुआ है। और अमेरिका किसी भी हालत में इस चीज को रोकना चाहता है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार ना आए। तो अगर इजराइल ईरान के परमाणु साइट्स पे वार करता है, जो कि मेरे को लग रहा है कि ये करेगा आने वाले दिनों में, ये पूरी अमेरिकी सहायता के साथ, अमेरिकी अप्रूवल के साथ, अमेरिकी के पूरे साथ के साथ ये बड़ा हमला होगा। क्योंकि इजराइल के लिए भी बड़ी सिरदर्दी है ईरान के पास परमाणु हथियार आना। जब तक ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, इजराइल मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा देश है। हालांकि ईरान भी सैनिक और आर्थिक तरीके से मजबूत हो रहा है, लेकिन अभी भी इजराइल का पलड़ा भारी है मिडिल ईस्ट में। लेकिन जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया, पूरा मिडिल ईस्ट का डायनामिक्स चेंज होगा। तो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में इजराइल अमेरिकी सहायता के साथ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करेगा। ठीक है, मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि करोड़ी सिंह जी G7 देशों की मीटिंग हुई, बाइडन और फ्रांस ने एक चीज तो साफ कर दी है, ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया कि G7 देश इजराइल के पीछे हैं। G7 यानी कि ये मान सकते हैं कि नेटो भी इस वक्त खुलकर इजराइल के पीछे खड़ा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो किसको आप खड़ा पा रहे हैं ईरान के पीछे? देखिए राजेश जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका और G7 और नेटो पहले से इजराइल के साथ हैं। तो जैसे सऊदी जी ने बताया कि अमेरिका का एक दोहरापन है, वो नाइस तो बातें करता है, नास्टी प्रैक्टिस क्रिएट करता है जहां भी उनका हित होता है। और इसी संदर्भ में अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के प्रतिनिधि और इजराइल के प्रतिनिधियों की डिबेट देखें तो इजराइल के प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान है वो एक आतंकवादी देश है, रोग स्टेट है, जिसने अमेरिकन को भी मारा है। और केवल मिडिल ईस्ट में नहीं, लैटिन अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में ईरान ने अमेरिकन को भी मरवाया है। तो वो अमेरिका को भी ये मैसेज देना चाहता है कि ईरान आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैसे अमेरिका समझता है, फिर भी ये इजराइल ये अपनी तरफ से मैसेज दे रहा है कि आप हमारे साथ आ जाओ और ईरान को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये तो मैसेज वो क्लियर कट दे रहे हैं। लेकिन अगर नेटो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है या अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो निश्चित रूप से चाइना, रशिया और जो दूसरे देश हैं, इवन अफ्रीका के कुछ देश ईरान के साथ खड़े होंगे। इवन साउथ अफ्रीका भी हो सकता है ईरान के साथ खड़ा हो। तो ईरान अभी तो ऐसा लग रहा है कि अकेला है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयंकर परिणाम जो मिडिल ईस्ट में होगा, वो जो मिडिल ईस्ट के देश हैं सब में एक राजनीतिक अस्थायित्व क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जो रूलर्स हैं, हुक्मरान हैं, वो तो अमेरिका का साथ देना चाहते हैं, G7 के साथ भी चले जाएंगे, लेकिन आवाम है वो ईरान के साथ होगा, आवाम है वो पैलेस्टाइन के साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में एक इंटरनल केओस क्रिएट होगा, केवल वार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री टू मिलिट्री वार चल रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में केओस क्रिएट हो जाएगा। और उस केओस में विभिन्न देशों के भारत का भी बहुत बड़ा हित को नुकसान होगा, भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर केओस होता है। तो लड़ाई होती है वो तो व्यवस्थित तरीके से हो, लड़ाई तो समझ में आता है, लेकिन जब अनार्की की स्थिति हो जाती है, केओस हो जाता है, उसका डैमेज होता है। तो हालात को संभालना थोड़ा सा बिल्कुल न अमेरिका कर सकता। जी राजेश जी, तब हालात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन लगातार इसमें नजरें बनी हुई हैं कि क्या वाकई में रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया ईरान के पीछे खड़े होंगे? क्या पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत ईरान को देगा अगर इजराइल के साथ सीधी जंग होती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन स्वागत है एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। फिर सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। कट्टरपंथियों का गढ़ बना पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता दें, कट्टरपंथियों का ठिकाना बना पाकिस्तान। मलेशिया पीएम भी पहुंचे पाकिस्तान। पाकिस्तान के दौरे पर जाकिर नाइक, मलेशिया में शरण ले रखी है। भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहा नाइक।
कट्टरपंथियों का ठिकाना बना पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता दें, मलेशिया पीएम भी पाकिस्तान पहुंचे हैं और जाकिर नाइक ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। मलेशिया पीएम भी पहुंचे पाकिस्तान। पाकिस्तान के दौरे पर हैं जाकिर नाइक। भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहा नाइक मलेशिया में शरण ले रखी है और जो जानकारी सामने आ रही है कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने Z++ सिक्योरिटी दे रखी है। रेंजर्स को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। ये कई सवाल खड़े करता है। हालांकि मलेशिया के पीएम भी अब इस वक्त पाकिस्तान पहुंचे हैं। कर्नल सोडी सर, कट्टरपंथियों की पाकिस्तान में क्या कमी थी जो मलेशिया से आयात करने पड़ रहे हैं? वहां पर तो ऑलरेडी अगर आतंक की फैक्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान है। तमाम कट्टरपंथी की पाठशालाएं जो है वो पाकिस्तान में चलती हैं, लेकिन क्या कमी पड़ गई थी जो जाकिर नाइक का इतने जोरदार दिल से स्वागत किया गया पाकिस्तान में? सर, पाकिस्तान कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता है जिसे वो इस्तेमाल कर सके भारत के खिलाफ एक युद्ध या प्रॉक्सी वॉर करने के लिए। और उसको जाकिर नाइक में एक ऐसा इंसान मिला है जो कि पाकिस्तान का एजेंडा जो है भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने का, उसमें पाकिस्तान को लगता है कि जाकिर नाइक एक और अहम भूमिका निभा सकता है। और हमने देखा कि पिछले कई सालों में जाकिर नाइक ने ऐसे विवादित स्पीचेस दिए, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश की, भड़काऊ बयान दिए, और इसके बावजूद पाकिस्तान का उसको बुलाना, इतनी बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी देना, ये फिर उसी बात को साबित करता है कि पाकिस्तान कोई कमी नहीं छोड़ रहा है भारत में अस्थिरता अशांति फैलाने की। जहां पे भारत आईटी सेक्टर में माना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में माना जाता है, वहीं पाकिस्तान आईटी या इंटरनेशनल टेररिज्म में माना जाता है। तो अब तक जो उसके घरेलू जो इंस्ट्रक्टर्स थे, शायद उसको कमी लग रही थी, उसने अभी इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स बुला लिए हैं आतंकवाद को फैलाने के लिए, कट्टरपंथी को फैलाने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए ही दिक्कत पैदा होगी। जहां आज हर दुनिया चाहती है, हर दुनिया का देश चाहता है शांति हो, तरक्की हो, विकास हो, उसके नागरिकों के पास अच्छी जिंदगी हो, पाकिस्तान ठीक उसके विपरीत रास्ते पे चल रहा है। जब उसके कर्म ही इतने बुरे हैं तो पाकिस्तान में कैसे कभी खुशहाली आ सकती? ठीक, करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री और भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक जो कि मलेशिया में शरण ले रखा है, एक साथ दोनों पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और सबसे हैरानगी की बात कि शहबाज शरीफ ने Z++ सिक्योरिटी जाकिर नाइक को प्रोवाइड करा रखी है। यहां से जैसा कर्नल सोडी सर ने भी कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में आज हो रहा है, जितने लोगों की डेथ हो रही है आतंकी हमलों में, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। और ऊपर से कट्टरपंथियों का आयात अब और किया जाने लगा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर? देखिए राजेश जी, जो आपने बताया है वो तो हम सबको दिखता है। उससे भी आगे टर्की और मलेशिया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं और दोनों ही इस्लामिक कट्टरपंथ के आधार बन रहे हैं। इन दोनों ही देशों में वहां का बौद्धिक वर्ग है, वो उमाटिक्स के नाम से एक दार्शनिक और बौद्धिक आधार प्रदान कर रहा है कट्टरपंथियों को, उमाटिक्स के नाम से। तो उमाटिक्स तो केवल कट्टरपंथ तो केवल एक्शन की बात हम करते हैं, लेकिन एक्शन के पीछे कोई आधार होता है जिसको आप बौद्धिक आधार पे, दार्शनिक आधार पे एक समर्थन प्रदान करते हैं। तो उसको रेशनलाइज करने का काम मलेशिया में चल रहा है, टर्की में चल रहा है, और इससे भी आगे पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा है उसमें बांग्लादेश भी धीरे धीरे शामिल होता मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए, यूएन जो जनरल असेंबली का सेशन चलता है सितंबर के लास्ट वीक में, वहां बहुत ही कूटनीतिक सरगर्मियां होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय बातचीत की, नेपाल के प्रधानमंत्री से की, अर्मेनिया के की, पैलेस्टाइन लीडर से की, लेकिन बांग्लादेश के जो सरकार प्रमुख हैं उनसे नहीं की। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के जो सरकार के प्रमुख हैं, अंतरिम सरकार के यूनुस, उन दोनों ने बात की। केवल बात नहीं की, उन्होंने सार्क को रिवाइव करने के लिए भी सहमति जताई है
और सार्क जो 10 साल से बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है भारत और पाकिस्तान के विवाद की वजह से, उसको रिवाइव कर रहे हैं। और केवल पाकिस्तान नहीं, मुझे लगता है बांग्लादेश भी अब कट्टरपंथ का एक अड्डा बनने वाला है। और वो जो उमाटिक्स का दर्शन है, जो बौद्धिक आधार है, वो बांग्लादेश में भी स्प्रेड हो रहा है। तो पाकिस्तान तो भारत के एक दिशा में है, बांग्लादेश दूसरी दिशा में है। तो वो भी हमें देखना चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान किस रूप में नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ के दक्षिण एशिया में किस तरह भारत पे दबाव बनाने का या भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उस संदर्भ में हमें कट्टरवाद को देखना चाहिए। केवल पाकिस्तान में जाकिर नाइक के आना एक छोटी घटना हो सकती है, लेकिन उसके पीछे किस तरीके से चीजें, उसके टेंटाकल्स हैं, उसके कहां कहां जड़ें फैल रही हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके लिए भारत को हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। और इसके अलावा अब अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री आए हैं, और इसी महीने में 10 दिन बाद में SCO की मीटिंग होने वाली है। उसमें हो सकता है भारत के विदेश मंत्री जाएं, पाकिस्तान में हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा पाए। जिस तरह की पाकिस्तान सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का जाना मुझे असंभव लगता है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री जा सकते हैं, लेकिन वो वैसा ही होगा जैसे पिछली बार यहाँ SCO की मीटिंग भारत में हुई, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए, और हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों में किस तरह से जो एक दूसरे के बारे में जैसी धारणाएं बनी, लगभग वैसा ही वहां होता लग रहा है। और पाकिस्तान फिर से मुझे लगता है SCO में किसी ने चिंताजनक पहलू, पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है करेगा। जी राजेश जी, वो तो पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन आपने एक चीज बड़ी अहम कही कि पाकिस्तान जिस रास्ते पे है उसी रास्ते पर बांग्लादेश भी चलना चाहता है, और ये भारत के लिए एक चिंता का सबब हो सकता है। मैं लौटता हूं सर आप दोनों के पास, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि चाइना और भारत के संबंध बेहद नाजुक दौर में हैं। और जनरल द्विवेदी ने भी पिक्चर को क्लियर किया है कि क्या कुछ आगे हो सकता है। कर्नल सोडी सर, आई होप आपने वो बयान सुना होगा जनरल द्विवेदी का, जहां पे उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चीन के बारे में हम दिन रात सोचते हैं, चीन को लेकर हमारी प्लानिंग चल रही है, और हालात सीमा पर जस के तस हैं, सामान्य हैं, लेकिन ये कहें कि ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। कैसे आप जनरल द्विवेदी सर के इस बयान को देखेंगे? राजेश जी, मैं सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी के बयान से पूरी तरह सहमत हूं। चीन आज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हमें याद होगा 1998 में तब के हमारे रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बयान दिया था कि भारत के लिए नंबर 1 खतरा पाकिस्तान नहीं, चीन है। लेकिन उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव पड़ा कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, श्री जॉर्ज फर्नांडिस का ये बयान सही था, सटीक था। चीन ने पिछले 2-3 दशकों में जो सैनिक तैयारी की है, उसे अमेरिका जैसा सुपर पावर भी बौखला चुका है। और चीन दिन प्रतिदिन अपनी सैनिक तैयारी को बढ़ाता ही जा रहा है, जबकि चीन को पता है कि उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है, कोई भी देश चीन पे कभी हमला कर नहीं सकता है। तो जिस तरह से चीन अपनी सैनिक ताकत को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है, ये दुनिया के लिए, भारत के लिए, ताइवान के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी का यह बयान एक बार फिर दिखाता है कि भारतीय सेना इस चुनौती को पूरी तरह समझती है, और हम अपनी तैयारी भी दिन रात कर रहे हैं। ठीक है सर। करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और करोड़ी सिंह जी, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, विदेश मंत्री कहते हैं कि 70% विवाद जो है सीमा पर चीन के साथ सुलझा लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हालात स्थिर हैं लेकिन सामान्य नहीं है। आप दोनों बयानों को कैसे देखेंगे सर? देखिए, दोनों बयानों को हमें एक विशेष संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है
वो ये स्थिति को प्रोवोक करने के, चाइना को प्रोवोक नहीं करना चाहते। हमारी नीति है कि चाइना के साथ भी एंगेजमेंट हो, समस्याओं का कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से समाधान हो, ये भारत की नीति है। और उसी संदर्भ में भारत के विदेश मंत्री ऐसा कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देके भारत और चीन के बीच में हालात को और बिगाड़ना नहीं चाहते। हमारे जो सैन्य प्रमुख ने कहा है, वो उनको मालूम है कि जो बॉर्डर है, जो LAC है, उसके ऊपर क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक 21 राउंड की बातचीत हो चुकी है कमांडर लेवल की, और 31 राउंड की हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हो चुकी है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन को लेके, लेकिन अभी तक कोई समाधान की तरफ नहीं गए हैं। लेकिन कंटिन्यूस एंगेजमेंट चल रहा है, बातचीत चल रही है, और मेरे ख्याल से बातचीत चलना एक शांति की तरफ जाने का कदम है। हालात बिगड़े नहीं, इसलिए भारत सरकार की तरफ से हमारी नीति ऐसी नहीं है कि चाइना को प्रोवोक किया जाए, क्योंकि जैसा सोडी साहब ने कहा, सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा लंबा डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेके। चाइना रिजोल्व नहीं करता या रिजोल्व हो नहीं सकता, जो भी स्थिति है, तो हमें सतर्क तो रहना है, लेकिन प्रोवोकेटिव नहीं होना है, क्योंकि भारत और चीन दोनों बहुत बड़े देश हैं, और दोनों में अगर कन्फ्रंटेशन होता है, वार की स्थिति बनती है, तो पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ जाएगी, दुनिया का हर देश उससे अफेक्ट होगा। और भारत और चीन आज दोनों देश अगर इस सदी के मध्य तक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो दोनों को उस दिशा में जाना है, और आज की जो स्थिति है उसको ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हमारी नीति अलग है, और जो सोडी साहब ने कहा सतर्क रहना, वो हमारे लिए अलग एक लेसन है कि हमें सतर्क रहना है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप बता रहे हैं दोनों अलग अलग बातें, मैं फिर आता हूं बयान दिया और हमारे विदेश मंत्री ने दिया, दोनों को हमें एक विशेष संदर्भ में समझना चाहिए। हम स्थिति को चलिए, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि मैं और डीपली चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन पीसीआर से चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि लूप को और जो ग्राफिक्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर दें। मैं कर्नल सोडी सर आपके पास आ रहा हूं। कर्नल सोडी सर, जिस प्रकार से जापान तैयारियां कर रहा है, फिलीपींस से तैयारियां कर रहा है, ताइवान तैयारियां कर रहा है, भारत तैयारियां कर रहा है, क्या वाकई में चीन की चुनौती इतनी बड़ी होती जा रही है? और हमने हाल ही में देखा कि चीन के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया था, जनरल मुनीर से भी मुलाकात हुई थी, बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मौजूदा सिनेरियो भारत के खिलाफ हो रहा है पड़ोसी देशों में, इसको आप कैसे देखते हैं सर? राजेश जी, अगले 11 सालों में चीन ने 3 युद्ध लड़ने हैं। 2027 में ताइवान के लिए, 2029 में स्कॉटलैंड आइलैंड्स के लिए, और 2035 में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करनी है चीन ने। और जो सारी टाइमलाइंस है पब्लिक डोमेन में, वो इन 3 युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं, और इसी डायरेक्शन में चीन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। जो जापान बार बार कह रहा है, जो फिलीपींस कह रहे हैं, ये इस बात का दोबारा एक सबूत है कि चीन ये 3 जंग करने वाला है। कल ही जो जापान के प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट हैं, उन्होंने बोला है कि वक्त आ चुका है कि यहाँ पे एक एशियन नाटो होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक मिलिट्री अलायंस नहीं होगा इंडो पैसिफिक में, चीन को रोकना नामुमकिन है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि चीन का जो बढ़ता विस्तारवाद है, उसकी जो सैनिक तैयारी इतने बड़े स्केल पे हो रही है, परमाणु हथियार वहां दिन रात बन रहे हैं, युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये किसके लिए बन रहे हैं जब चीन के ऊपर कोई खतरा ही नहीं किसी देश के हमले का? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन ने ये 3 जंग लड़नी है अगले 11 सालों में, और जिसकी जो चिंता है वो जापान भी बार बार कह रहा है, फिलीपींस भी कह रहा है, और जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी पिछले साल साफ बयान दिया है कि 2027 में चीन ताइवान के लिए हमला करेगा। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा राजेश जी। अभी परसों ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है बयान में कि ताइवान हमारे लिए एक सेक्रेड या धार्मिक जगह है, और जो खून होता है वो पानी से गहरा होता है। हम हर कोशिश
करेंगे ताइवान को चीन में विलय करने की। ये सारी बातें साफ संदेश दे रही हैं कि चीन ने अगले 11 साल में 3 युद्ध लड़ने हैं। ठीक है। करोड़ी सिंह जी, बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, ब्रिक्स समिट होनी है, एससीओ के बाद ब्रिक्स की समिट भी है और तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। कितनी उम्मीद हम उस मुलाकात की करें और क्या वाकई में इस मुलाकात के बाद या इस मुलाकात से पहले एलएसी पर हालात सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि स्थिर तो है लेकिन। देखिए राजेश जी, मुझे भी उम्मीद है कि ब्रिक्स के साइडलाइन में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हो सकती है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री कई बार मिल चुके हैं और मिलके जिस तरह का कोर्डियल बातचीत हुई और दोनों के पॉजिटिव स्टेटमेंट आए, उससे ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि कुछ महीने पहले भी हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन और भारत को किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। चीन और भारत दोनों परिपक्व देश हैं, दोनों अपनी समस्याएं का समाधान कर सकते हैं, दोनों अपने जो विवाद हैं उनको मिटा सकते हैं। तो हमें उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि मुझे लगता है कि ब्रिक्स के साइडलाइंस पे बातचीत हो सकती है। दूसरा जो पक्ष है वो रशिया ये चाहेगा, पुतिन ये चाहेगा कि भारत और चीन मिलके बातचीत करें, तो रशिया भी फैसिलिटेट करेगा और दोनों देशों के विदेश मंत्री भी उसके लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, तो बातचीत हो सकती है। बातचीत के परिणाम देखिए एकदम से पॉजिटिव नहीं आ सकते, बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक सामान्य समझ विकसित कर सकते हैं दोनों देश, जो कि भारत का दृष्टिकोण है कि चीन के साथ हमें कंटिन्यूस एंगेजमेंट रखना है, क्योंकि चीजें इतनी कैलकुलेटिव नहीं है। जैसे सोडी साहब ने तो टाइमलाइन दे दी कि ये 3 युद्ध इस ईयर में होंगे, तो मेरे ख्याल से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या युद्ध का जो गणित है उसमें इतना कैलकुलेटिव नहीं हो सकते। हाँ, ये चीन निश्चित है कि ताइवान को चीन अपना एक प्रोविंस मान के चलता है, लेकिन चीन के लिए उसको लेना इतना आसान भी नहीं है। और जो एशियन नेटो की बात की है जापान के प्रधानमंत्री ने, जो होने वाले प्रधानमंत्री हैं, भारत उससे सहमत नहीं है। भारत ने असहमति अभी से दिखा दी है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि सैन्य गतिविधियों का हमारे पड़ोस में, अंतरराष्ट्रीय सैन्य गतिविधियों का ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। उससे हमारे विकास में बाधा आएगी, हमारे तनाव और ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए भारत का दृष्टिकोण शांति की तरफ है। भारत नहीं चाहेगा कि इंतजार करना होगा कोई संगठन बने। जी 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 जी, हम करोड़ी सिंह जी, इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि 2-3 चीजें बड़ी अहम है। 62 के वॉर में आपको अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी थी, 71 के वॉर में आपको रूस की तरफ देखना पड़ा था, और चाइना जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है अपनी सैन्य ताकत को, उसको लेकर हो सकता है कि आने वाले वक्त में एशिया के तमाम देशों को एकजुट होना पड़े ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए। लेकिन आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, और करोड़ी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।